नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और हम द हिंदू अखबार से कुछ अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास आज अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से लेकर आप समझे घरेलू कानूनी बहसें, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, कई मसले हैं। बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि इन उलझे हुए विषयों से जरूरी जानकारी और अलग-अलग नजरिए सामने लाएं। हाँ, ताकि आज की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझा जा सके। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए, भारत अमेरिका संबंधों से ही शुरू करते हैं। खबर है कि हाल में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सीनेटर रूबियो की बैठक हुई है। जी, और सूत्रों की माने तो बातचीत में तनाव साफ दिखा। ये कोई नई बात तो नहीं है, पर क्या ये कुछ ज्यादा गहरा लग रहा है इस बार? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ कोई छोटी-मोटी व्यापारिक नोकझोंक नहीं है। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि ये शायद भारत की जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, उस पर अमेरिकी दबाव का प्रतीक है। अच्छा, मुद्दे क्या-क्या हैं? टैरिफ और वीजा के अलावा? कई हैं, जैसे टैरिफ, H-1B वीजा तो है ही। फिर अमेरिका चाहता है भारत रूस से नहीं उनसे तेल खरीदें। रक्षा सौदों का भी दबाव है। और तो और वो भारत के कृषि बाजार में ज्यादा पहुंच चाहते हैं। चाबहार बंदरगाह वाला मुद्दा भी है। और एक ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है सूत्रों में। कहा जा रहा है कि उसके बाद से रिश्तों में कुछ ज्यादा खटास आई है। हाँ, हालांकि इस ऑपरेशन पर ज्यादा जानकारी तो बाहर नहीं है, पर जाहिर है असर तो हुआ है। इसी माहौल में जो अगला क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होना है, वो और भी अहम हो गया है ना? बिल्कुल। और शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का समूह बना तो था इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने के लिए। हाँ, नियम आधारित व्यवस्था बनाने के नाम पर। हालांकि खुलकर कभी कहांगे कि ये चीन विरोधी है। शुरू तो ये 2004 की सुनामी के वक्त मानवीय मदद के लिए हुआ था। फिर 2017 से ठीक से बैठकें होने लगी। लेकिन अब जैसा सूत्र भी कह रहे हैं, सवाल यह है कि अगर भारत अमेरिका में ही इतना तनाव है, तो क्या क्वाड कमजोर पड़ रहा है? क्या ये वाकई चीन को रोक पा रहा है या भारत के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहा है? हाँ, यही यही बड़ा सवाल है। क्वाड कोई फाइव आइज या ऑकस जैसा औपचारिक गठबंधन तो है नहीं। सही कहा, ये एक अनौपचारिक मंच है। पर अगर सदस्यों में ही ऐसे मतभेद होंगे तो फिर इसकी ताकत पर सवाल उठना लाजमी है। ये बैठक अगर होती है तो रिश्तों का रुख तय कर सकती है। इन बाहरी रिश्तों की खींचतान से अब जरा देश के अंदर आते हैं। मानहानि कानून पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे अपराध की श्रेणी से हटाने पर विचार चल रहा है। जी, और जस्टिस MM सुंदरेश की टिप्पणी कि शायद अब समय आ गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि हाल के सालों में खासकर राजनीति में मानहानि के केस बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी वाला मामला तो सबसे ताजा उदाहरण है ही, जहां सजा हुई और सदस्यता चली गई। तो चिंता यही है कि कहीं ये कानून आलोचना दबाने का हथियार तो नहीं बन रहा। हाँ, या फिर राजनीतिक बदला लेने का जरिया। यहाँ एक तरफ तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) है, जो हमें बोलने की आजादी देता है। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2) है, जो कहता है कि मानहानि के आधार पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो ये संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और लगता है कि यही संतुलन बिगड़ रहा है। स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालतों पर बढ़ते बोझ पर हैरानी जताई है। कानूनी तौर पर देखें तो आईपीसी की धारा 499 है मानहानि की परिभाषा के लिए, और 500 में सजा है 2 साल तक की। और भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 356 है। हाँ, और ये जो 2 साल की सजा है, यही सारा पेंच है, क्योंकि इसी वजह से जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल, यही इसके राजनीतिक दुरुपयोग की गुंजाइश बनती है। दिलचस्प ये है कि 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना था। हाँ, पर अब शायद कोर्ट दोबारा सोच रहा है। इसमें एक और पहलू है, वो संसदीय विशेषाधिकार वाला अनुच्छेद 105 और 194। जी, कि संसद या विधानसभा के अंदर आप कुछ भी कहें, उस पर मानहानि का केस नहीं होगा। हाँ, तो ये भी एक तरह का विरोधाभास है। अंदर पूरी छूट, बाहर इतनी सख्ती। सही कहा। अच्छा, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हैं। अब जरा पर्यावरण की तरफ देखते हैं, खासकर हमारी नदियों की सेहत। BOD का जिक्र आता है बार बार। ये BOD क्या चीज है, आसान शब्दों में समझाएंगे? BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीधा सा मतलब है पानी में जो भी जैविक कचरा है, मतलब गंदगी, उसे गलाने के लिए जो छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा। तो पानी जितना ज्यादा गंदा होगा, उसमें कचरा उतना ज्यादा होगा, और उसे गलाने के लिए ऑक्सीजन भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। यानी ज्यादा BOD मतलब ज्यादा प्रदूषण।
समझ गई। तो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके क्या स्टैंडर्ड तय करता है? सीपीसीबी कहता है कि अगर बीओडी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है तो मतलब पानी प्रदूषित हो रहा है, वो नहाने लायक भी नहीं है। और ये प्रदूषित नदी खंड PRS क्या है? अगर किसी नदी के हिस्से में लगातार 2 जगहों पर बीओडी 3 मिलीग्राम लीटर से ज्यादा पाया जाता है तो उसे पीआरएस यानी पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच घोषित कर देते हैं। तो हाल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? कुछ सुधार हुआ है? हाँ, थोड़े सुधार के संकेत तो हैं। 2022 में पूरे देश में 311 पीआरएस थे, जो 2023 में घटकर 296 रह गए। अच्छा, और नहाने लायक नहीं ऐसी जगहें भी 815 से कम होकर 807 हुईं। तो ये अच्छी खबर है, पर आंकड़े अब भी बहुत ज्यादा हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2023 में सबसे ज्यादा पीआरएस वाले राज्य महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, कर्नाटक रहे, जबकि 2022 में गुजरात और यूपी आगे थे। मतलब समस्या जगह बदल रही है, खत्म नहीं हुई है पूरी तरह। बिल्कुल। सुधार है, पर अभी बहुत काम बाकी है। पानी की सेहत से अब आते हैं अर्थव्यवस्था की सेहत पर, खासकर आम आदमी के खर्च पर, जिसे घरेलू खपत कहते हैं। अर्थव्यवस्था चलाने में इसका कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा। समझिए कि GDP के 4 मेन इंजन होते हैं। एक सरकारी खर्च, दूसरा निजी यानी हम आप जो खर्च करते हैं घरेलू खपत, तीसरा निवेश और चौथा नेट एक्सपोर्ट। और हाल में ट्रेंड ये था कि सरकारी खर्च तो बढ़ रहा था, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ, वो तो दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी घरेलू खपत, वो सुस्त है। और खपत बढ़ाने के तो मोटे तौर पे 2 ही तरीके हैं। या तो चीजें सस्ती हों, जैसे जीएसटी कम करने से, या फिर लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आए, मतलब कमाई बढ़े। लेकिन यहीं पर गाड़ी अटकी हुई लगती है ना? बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े भी यही कह रहे थे कि कंपनियों के मुनाफे तो बढ़े, पर आम लोगों की तनख्वाह या कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। तो फिर लोग क्या करें? या तो लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, या फिर, और ये ज्यादा चिंता की बात है, उधार लेकर खर्च चला रहे हैं। ये जो असुरक्षित लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ा है, ये इसी तरफ इशारा करता है। तो सरकार ने जो हाल में GST दरें घटाई, वो एक तरह का दाव है कि शायद लोग ज्यादा खर्च करें। हाँ, एक सोचा समझा रिस्क है। उम्मीद यही है कि कीमतें कम होंगी तो मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था चलेगी, टैक्स भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर लोगों की कमाई ही नहीं बढ़ी है, तो क्या वो वाकई ज्यादा खर्च करेंगे? हो सकता है वो बचत ही करे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर भविष्य को लेकर अनिश्चितता है तो लोग घटी कीमतों का फायदा खर्च बढ़ाने में शायद ना करें। तब तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी घट सकता है। स्रोत ये भी कह रहे हैं कि मसला शायद सिर्फ GST का नहीं, ज्यादा गहरा है। आय की असमानता, असली कमाई का न बढ़ना। सही कहा। और ये जो असुरक्षित लोन बढ़ रहे हैं, खासकर वो फोन ऐप वाले, ये लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। हाँ, ये गंभीर बात है। RBI ने कोशिश तो की है इन पे लगाम लगाने की। हाँ, पर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। तो सवाल वही है कि क्या हम सिर्फ ऊपर ऊपर के उपाय कर रहे हैं या असली मुद्दों जैसे आय बढ़ाने और असमानता घटाने पर ध्यान दे रहे हैं? अर्थव्यवस्था के इन चुनौतियों से अब जरा संविधान की तरफ मुड़ते हैं, बुनियादी संरचना सिद्धांत की बात करते हैं। हाल में धर्मनिरपेक्षता को इसका हिस्सा बताए जाने पर फिर से चर्चा हुई। ये सिद्धांत है क्या आखिर? ये समझिए कि न्यायपालिका और संसद के बीच पावर बैलेंस की कहानी है। आजादी के बाद संसद को लगता था कि वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नहीं, संविधान की कुछ मूल आत्मा है जिसे आप बदल नहीं सकते। और इसी खींचतान का नतीजा था 1973 का वो मशहूर केशवानंद भारती केस। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और ये मूल ढांचा क्या है, ये कहीं लिखा नहीं है? नहीं, ये लिखा नहीं है। कोर्ट समय समय पर अपने फैसलों से बताता है कि क्या चीज मूल ढांचे में आती है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, कानून का राज, निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक समीक्षा, ये सब। तो ये सिद्धांत एक तरह से संसद की शक्तियों पर लगाम लगाता है। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी लगाम। अच्छा, संविधान के इस बड़े सिद्धांत से अब जरा जमीन पर आते हैं। स्वास्थ्य के ढांचे की बात करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी PHC के डॉक्टर। अक्सर हम बड़े अस्पतालों की ही बात करते हैं, पर ये लोग तो नींव हैं। बिल्कुल, ये भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की रीढ़ हैं,
खासकर गांव देहात में, दूर दराज के इलाकों में। और उनका काम सिर्फ मरीज देखना नहीं होता है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्लानिंग भी करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, टीकाकरण देखते हैं, बीमारियों की रोकथाम, निगरानी, रिपोर्ट बनाना, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे काम हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि उन पे बोझ बहुत ज्यादा है, खासकर ये कागजी काम का। हाँ, एक जगह लिखा था कि उन्हें 100 से ज्यादा अलग अलग फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। सोचिए, ये तो बहुत ज्यादा है। इससे तो उनका जो असली काम है, मरीज देखना, उस पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल। तो जरूरत है कि उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, उनकी संख्या बढ़े, उन्हें सपोर्ट मिले। पीएचसी मजबूत होंगे तभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और SDG 3 यानी अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। सरकार ने वेलनेस सेंटरों का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर तो किया है। हाँ, नाम बदला है। उम्मीद है काम भी बदलेगा, सुविधाएं भी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य की बात चली रही है तो पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुष का जिक्र भी कर लेते हैं। ये आजकल काफी चर्चा में है, दुनिया भर में भी। हाँ, बिल्कुल। WHO का डेटा कहता है कि दुनिया के करीब 170 देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल होता है और इसका ग्लोबल मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है। अपने यहाँ भी आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी, ये सेक्टर काफी बड़ा हो गया है। कितना बड़ा होगा अंदाजन? आंकड़े बताते हैं कि करीब 43.4 बिलियन डॉलर का क्षेत्र है ये। 92,000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां हैं इसमें और भारत 150 से ज्यादा देशों को आयुष के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और आयुष का जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है मॉडर्न मेडिसिन से, है ना? हाँ, मुख्य फोकस सिर्फ बीमारी के लक्षण दबाने पर नहीं, बल्कि बीमारी को रोकने पर, लाइफस्टाइल बदलने पर ज्यादा है। और सरकार भी कोशिश कर रही है इसे वैज्ञानिक आधार देने की। जी, रिसर्च संस्थान खोले जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है। स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो भी भारत में ही खुल रहा है, जामनगर में। ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। हालांकि वो बहस तो हमेशा रहती है, पारंपरिक बनाम आधुनिक चिकित्सा। हाँ, वो बहस तो है, लेकिन ये भी सच है कि आयुष, खासकर दूर दराज के इलाकों में, जहाँ मॉडर्न डॉक्टर कम है, वहाँ स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने में एक अहम रोल निभा सकता है, एक पूरक भूमिका। स्वास्थ्य तक पहुंच की तरह ही समाज में सम्मान और बराबरी तक पहुंच का सवाल भी है। और यहीं पर ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का मुद्दा आता है, जो आज के सूत्रों में काफी जोर देकर उठाया गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी मुद्दा है। ये शायद भारत का सबसे ज्यादा हाशिए पर धकेला गया अल्पसंख्यक समूह है। उन्हें शिक्षा में, रोजगार में, घर खोजने में, यहाँ तक कि सार्वजनिक जगहों पर भी रोजाना भेदभाव झेलना पड़ता है। किस तरह का भेदभाव? सामाजिक कलंक तो है ही। लोग घूरते हैं, फप्तियां कसते हैं, शौचालयों जैसी बेसिक चीजों की कमी, नौकरियों में अनदेखी, कई बार तो परिवार वाले भी स्वीकार नहीं करते। ये बहुत मुश्किल जिंदगी है। हालांकि कानूनी तौर पर तो पिछले कुछ सालों में काफी कुछ हुआ है। हाँ, वो तो है। जैसे धारा 377 का हटना नवतेज सिंह जौहर केस में, और नालसा केस में तीसरे लिंग को मान्यता मिलना। जी, 2014 में, और फिर 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कानून भी आया। लेकिन क्या जमीन पर हालात बदले हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। कानून तो बन गए, पर स्रोत यही कहते हैं कि जमीनी हकीकत बदलने में अभी बहुत वक्त लग रहा है। जैसे नालसा जजमेंट में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की बात थी, वो आज तक ठीक से लागू नहीं हुआ है। तो मतलब कानून बनाना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब तक उन कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता और समाज की सोच नहीं बदलती, तब तक असली बदलाव आना मुश्किल है। स्रोत में एक बात बहुत असरदार ढंग से कही गई है। क्या? कि हर बार जब एक ट्रांस व्यक्ति को किसी अवसर से रोका जाता है तो समाज सिर्फ एक इंसान को नहीं खोता, बल्कि एक संभावित वैज्ञानिक या कलाकार या नेता या उद्यमी को खो देता है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ उस समुदाय का नुकसान नहीं है, पूरे समाज का नुकसान है। जरूरत है कि आरक्षण ठीक से लागू हो, लोगों को जागरूक किया जाए और कानूनों का सख्ती से पालन हो। तो आज हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, भारत अमेरिका संबंधों की उलझनों से लेकर मानहानि कानून और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन साधने की चुनौती तक। हाँ, फिर हमने अर्थव्यवस्था में आम आदमी की खपत की चिंता देखी, नदियों की सेहत का हाल जाना, संविधान के मूल ढांचे को समझा, और स्वास्थ्य के मोर्चे पर पीएचसी डॉक्टरों की चुनौतियों और आयुष की संभावनाओं पर भी बात की, और आखिर में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के अहम सवाल को भी छुआ। और इन सब बातों में एक चीज जो मुझे बार बार दिखी, वो है नीति बनाने और उसे जमीन पर उतारने के बीच का अंतर। हाँ, बिल्कुल। अधिकार दे देना
और समाज में वो अधिकार सच में मिलना, इनके बीच एक बड़ा फासला दिखता है। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचिएगा जरूर। इन सभी मुद्दों को देखते हुए क्या हम अक्सर सिर्फ समस्याओं के लक्षणों से जूझते लेते हैं, या कभी उन बुनियादी वजहों तक पहुंच पाते हैं जो इन चुनौतियों को बार बार जन्म देती हैं, चाहे वो बढ़ती आर्थिक असमानता हो, या समाज में जड़े जमाए बैठे पूर्वाग्रह हों, या फिर अच्छी नीतियां बनाने के बाद भी उन्हें ठीक से लागू न कर पाने की हमारी अपनी कमजोरियां हों। क्या हम इन जड़ों पर काम कर रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। द डीप डाइव सुनने के लिए आपका धन्यवाद।